गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हमने कृषि से संबंधित कुछ फसलों को देखा था पिछली कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम चाय का अध्ययन करने वाले हैं। चाय एक बहुमूल्य पेय संसाधन है। इसका आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, चाय जो है वो भारत में पी जाने वाली एक पेय पदार्थ है जिसका उत्पादन पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। ठीक है, चाय एक स्फूर्तिदायक पेय संसाधन है, पेय फसल कह सकते हैं हम, जिसमें दो अम्ल पाए जाते हैं, एक तो थीन अम्ल और एक टैनिक अम्ल। ये दो अम्ल पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें स्फूर्ति की मात्रा पाई जाती है। यह है फेमेलिया वनस्पति परिवार का पौधा होता है। ये थोड़ी साइंटिफिकली बातें हैं, टैनिक अम्ल, थीन अम्ल और फेमेलिया परिवार का पौधा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चाय का उद्भव जो है ये जांगजियांग घाटी यानी कि चीन के यांगटीसी नदी की घाटी में हुआ। ये भी आप याद रख लीजिएगा। चीन के पौधे का उद्भव कहाँ हुआ? जांगजियांग घाटी, वहाँ हुआ। वहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा ये भारत में लाया गया और भारत के पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ी राज्यों में इसको उगाया गया, लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व में चीन के बाद, कौन से देश के बाद? भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। चाय उत्पादक देश है। ठीक है, बात याद रह जाएगी आपको। भारत विश्व में चाय का चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। बस थोड़ा ही अंतर पाया जाता है, कभी चीन आगे रहता है, कभी भारत आगे हो जाता है। बहुत कम अंतर है, लेकिन माना जाए तो चीन ही आगे है। ठीक है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चाय का निर्यातक देश, निर्यात करने वाला देश, इसमें आता है श्रीलंका का नंबर। ठीक है, उत्पादन में चीन है, निर्यात में श्रीलंका है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चाय भी एक रोपण कृषि का पौधा है, यानी कि जिस तरीके से चावल को रोपा जाता है उसी तरीके से चाय के पौधे को भी रोपा जाता है। कब रोपा जाता है गुरुजी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं सुना होगा अब तक। चाय की कृषि कब की जाती है? देखिए, चाय की कृषि भी रबी की फसल के रूप में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लेकिन ये एक फसल नहीं है कि इसको जो है 4 महीने 5 महीने में काट लिया जाए। फसल नहीं है, ये एक पौधा होता है जो बड़ा होता है। लगभग इसकी ऊंचाई 9 मीटर तक हो सकती है। 7 से 9 मीटर तक इस पौधे की ऊंचाई हो सकती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे पत्तियों को चुनना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए इसके पौधों को चारों तरफ से कटाई छटाई करके छोटा रखा जाता है, 1.5 से 2 मीटर का रखा जाता है, ताकि मानव का हाथ उसमें आसानी से आ जाए और पत्तियों को चुन ले। कई सारे पौधे हमने देखे हैं कि उनमें हमको फलों की आवश्यकता होती है। फल निकलता है उससे, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये फल ही तो एक तरीके का फल आता है। किसी में हमको फूलों की आवश्यकता होती है, जैसे लौंग, इलायची वगैरह, ये फूल है। किसी में हमको जड़ की आवश्यकता होती है, जैसे आलू वगैरह हुआ। किसी में हमको तने की आवश्यकता होती है। किसी में हमको पत्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये वाला जो पौधा है चाय का, इसमें हमको पत्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रखना, कॉफ़ी में किसकी आवश्यकता होती है बताइए? कॉफ़ी में बीजों की आवश्यकता है। कॉफ़ी में पत्तों को नहीं चुनते, कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं उनको। कॉफ़ी में बीजों की आवश्यकता होती है और इसमें हमको पत्तियों की आवश्यकता होती है। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसी तरीके से चाय की पत्तियां होती हैं। नींबू की पत्तियां देखिए आपने, नींबू के पेड़ की पत्तियां, उस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों को कुशल श्रमिक कैसे चुनते हैं? इस तरीके से तोड़ते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से उंगली के माध्यम से उसको तोड़ते हैं। कुशल और सस्ते श्रमिक इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर महंगे श्रमिक लाएंगे तो आपका बंटा धार हो जाएगा।
कुशल श्रमिक नहीं लाएंगे तो आपके पौधों को ही तोड़ लेंगे वो। कुशल का मतलब ये होता है उस कार्य को करने में दक्ष, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने वाले को बुला के लाएं, आपका पंखा वगैरह फ्रिज वगैरह कुछ खराब हो गया, तो वो इलेक्ट्रिशियन उसकी जड़ पकड़ लेगा, भाई इसमें कहीं फॉल्ट आया है या कोई चीज़ खराब हो गई या इसका तार नहीं लग रहा, ठीक है, वो चीज़ वही तो पकड़ सकता है। लेकिन किसी नौसिखिए को आप पकड़ के लेके आएंगे तो हो सकता है वो पूरी वायरिंग ही खोल दें, थोड़ा सा आगे से मिस्टेक है लेकिन पूरी वायरिंग को खोल के चेक करें कि भाई यहाँ तो वायरिंग फॉल्ट वाल्ट गया। इस तरीके से तो इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो इसके जानकार हैं। हम लोगों को वहाँ भेज दिया जाए तो हम चाय की पत्तियों को नहीं चुन सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमने पहली बात तो देखी नहीं चाय की पत्तियाँ होती कैसी है, ठीक है, हमने वास्तव में नहीं देखी। हमने तो काली चाय की पत्ती देखी है जो हम बाज़ार से लेकर के आते हैं, वो उसमें भी हमको पत्तियाँ तो नज़र ही नहीं आती, बिल्कुल दाने दाने से नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल थर्ड क्लास माल जो हम पीते हैं वो थर्ड क्लास होता है। ग्रीन टी आपने देखी होगी, ग्रीन टी चाय की पैकेट्स में आते हैं। दार्जिलिंग टी जिसको बोलते हैं वो भी आपने शायद नहीं देखी होगी, मैंने पिलाई है लोगों को। दार्जिलिंग टी होती है, आसाम टी होती है, अलग अलग ब्रांड आता है। ये कॉफ़ी में ब्रांड आता है अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक का कॉफ़ी है, सबसे महंगा बिकता है भारत में। चाय में सबसे महंगी चाय बिकती है दार्जिलिंग टी और आसाम टी, ठीक है, ये सबसे महंगी बिकती है भारत में। इसके अलावा हरी चाय आपने सुनी होगी ग्रीन टी, वो भी बहुत महंगी मिलती है। एक होती है मसाला टी, मसाला टी में कुछ मसालों को मिलावट किया जाता है, इससे उसमें मसाले जैसा स्वाद आता है। तो ये सारी टी है जो भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। चाय की किस्में भी मैं आपको लिखाऊंगा, उससे पहले ये दो बातें आप याद रख लेना, ठीक है। भारत में जो आसाम राज्य है वो भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बोलो? आसाम। भारत में सबसे ज़्यादा होती है आसाम में, देश के लगभग 54% चाय का उत्पादन करके यह राज्य अग्रणी है। भारत में जो विदेशी व्यापार होता है उस विदेशी व्यापार का 15%, कृषि से संबंधित बात कर रहे हैं, विदेशी व्यापार का 15% भाग किससे लिया जाता है बोलो? चाय से। विदेशी व्यापार का 15% जो विदेशी आय होती है भारत को वो किससे होती है? चाय से। कितनी होती है बोलो? 15%। जबकि श्रीलंका जो है, श्रीलंका में विदेशी आय का मुख्य स्रोत ही चाय है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था इस पेय फसल के ऊपर निर्भर है, ठीक है। ये रोपण विधि है, ये मैंने आपको बता दिया। रोपण विधि के अंतर्गत इसकी उगाई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी उगाई की जाती है, पौधे की उगाया जाता है इसको जब भी नया पौधा लगाते हैं, और 4 या 5 महीने बाद ही इसकी पत्तियां चुनने लायक हो जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल तक इसकी पत्तियों को हम तोड़ सकते हैं। एक साल में एक पौधे के अंतर्गत 3 बार पत्तियों को तोड़ा जा सकता है। एक साल में एक पौधे की 3 बार पत्तियों को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि अमरूद का पेड़ जो होता है, अमरूद के पेड़ में साल भर में एक ही बार में अमरूद आते हैं, तो एक ही बार अमरूद तोड़ सकते हैं, पौधा तो वही रहता है, फिर अगले साल आएंगे। इसी तरीके से पौधा तो वही रहता है, पत्तियां इसमें बढ़ती रहती है, पत्तियों को 3 बार में तोड़ा जा सकता है, साल भर में 3 बार चुना जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? इसके बाद देखते हैं इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं होती है। चाय का पौधा जो है वो 10 से 15 साल तक जीवित रहता है, 10 से 15 साल तक उसमें पत्तियां आप चुन सकते हो। 10 से 15 साल के बाद वो पौधा खराब हो जाता है, कह सकते हैं कि बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद हमको नए पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तापमान। चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। तापमान के अंतर्गत ये देखते हैं हम कि किसी क्षेत्र का तापमान कितना रहना चाहिए वहाँ चाय की पैदावार की अनुकूल स्थिति के लिए। तो देखिए यह एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी कि वहाँ पे तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग चाय के पौधे को उत्पन्न होने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। कितना बोलो? 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। इससे कम तापमान पर यानी कि ठंडे प्रदेशों में चाय का उत्पादन किया तो जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है।
तापमान की अधिकता होनी आवश्यक है। इसके अलावा वर्षा देख लेते हैं हम। वर्षा ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। कितनी बोलो? 150, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, लेकिन बात यह है कि इतनी मात्रा में भारी वर्षा होनी चाहिए चाय के पौधों के उगने के लिए, लेकिन चाय के पौधों की जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर चाय के पौधों की जड़ों में पानी रहा तो वो पौधे की जड़ गलने लगेगी, गल जाएगी वो, और वो पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, चाय के पौधों की अनुकूल स्थिति के लिए क्या होता है, इनको ढलान वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती की जाती है। अगर हम समतल भूमि में लगाएंगे गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, चना, चावल की तरह, तो क्या होगा, इसके जड़ों में पानी भर जाएगा। चावल को हमने पढ़ा था, उसकी जड़ों में पानी रहना आवश्यक है, इसकी जड़ों में पानी रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि पानी रहा तो मुश्किल हो जाएगी। वो पानी बहता रहना चाहिए इसकी जड़ों से, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। तो इसको कहाँ लगाया जाता है? पहाड़ी ढालों पे। इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये पौधा पनप सकता है और पर्याप्त मात्रा में आपको चाय की पत्तियां दे सकता है। ठीक है, वर्षा हो गई। इसके बाद देख लेते हैं कि धरातल कैसा होना चाहिए, धरातल या मिट्टी। इसके लिए धरातल होना चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समतल नहीं, कैसा होना चाहिए? ढलान युक्त, ढलान युक्त धरातल होना चाहिए। कह सकते हैं कि पहाड़ी या पठारी भूमि होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का होना जरूरी है। जलोढ़ मिट्टी तो होगी नहीं पहाड़ों पे, जलोढ़ मिट्टी तो मैदानों में पाई जाती है, तो इसमें आप जलोढ़ मिट्टी तो नहीं लिखना है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी लिखना है आपको, जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो। वहाँ पर इस प्रकार की जो है कृषि आसानी से की जा सकती है। ठीक है, वर्षा में ही एक बात और लिख लेना, सुबह सुबह का जो कोहरा होता है, सुबह सुबह का जो कोहरा होता है वो इस फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, चाय की फसल के लिए। लेकिन सर्दियों के दिनों में जो पाला पड़ता है वो पाला इस फसल के लिए खतरनाक होता है। सुबह सुबह का जो कोहरा होता है, मॉर्निंग धूम जिसको बोलते हैं, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, कोहरा जिसको बोलते हैं, वो कोहरा इसके लिए लाभदायक है। लेकिन जो सर्दी के दिनों में जो पाला पड़ता है वो पाला इसके लिए मुश्किल है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसमें आपको एक चीज और लिखनी है, इसमें कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा भारी है नहीं है, बहुत हल्की चीज़ होती है, चाय की पत्तियाँ ही तो होती है भाई। चाय की पत्तियों को टोकरों में आसानी से ले जा सकता है एक जगह से दूसरे, परिवहन के ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें सस्ते और कुशल श्रमिकों का होना आवश्यक है। सस्ते और कुशल श्रमिक, सस्ते से मैंने आपको पहले भी बताया है, सस्ते से तात्पर्य यह है कि इतने महंगे नहीं हो कि वो इतना माल ले जाए आपसे कि आपके उत्पादन में आपकी बचत ही ना हो। और कुशल से मतलब यह है कि उनको चाय की पत्तियां चुननी आनी चाहिए कि कौन सी पत्ती तोड़ने लायक है, कौन सी पत्ती तोड़ने लायक नहीं है। इस कार्य को बहुत ही धैर्य के साथ किया जाता है, इसलिए चाय की पत्तियों को चुनने का कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है और सस्ती और कुशल श्रमिक महिलाएं इसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए आपके पास, पर्याप्त मात्रा में जमीन होनी चाहिए। पहाड़ी जमीन मुश्किल मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं चाय जो होती है, चाय की कुछ फसलें, कुछ किस्में होती है, उन किस्मों को देख लेते हैं। वो किस्में कहाँ कहाँ की है और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, नंबर 1 लिखिए आप, काली चाय। काली चाय वही चाय होती है जिसको हम पीते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः भारतीय होती है, भारत में पैदा की जाती है काली चाय। इसको ब्लैक टी बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्लैक टी।
ठीक है। ब्लैक टी, काली चाय, भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है इसका। दूसरी चाय होती है हरी चाय, ये आपने नहीं देखी होगी लेकिन सुना जरूर होगा। इसका उत्पादन चीन में सर्वाधिक होता है हरी चाय का, जिसको ग्रीन टी बोलते हैं। ग्रीन टी मानसिक तनाव, मोटापा और अन्य कुछ आधुनिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है ग्रीन टी। ठीक है, इसमें चाय के कप में पानी को गर्म किया जाता है, टी बैग को डाल दिया जाता है। टी बैग आपने शायद देखा हो, टी बैग यानी कि थैली आती है, उसमें चाय की पत्ती होती है, थैली के चारों तरफ जाली लगी हुई होती है। उसको पानी में डिबोने से क्या है, उस थैली के अंदर जो चाय होती है, चाय की पत्तियां होती है, उनका रस उसमें निकल जाता है। ठीक है, उसको टी बैग बोलते हैं। गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो उसका रंग आसानी से चढ़ जाता है। हरी चाय, ग्रीन टी आपने सुना होगा। इसके अलावा तीसरी तरीके की जो चाय होती है वो कौन सी होती है? वो होती है गट्टी चाय। गट्टी चाय ये भारत, चीन और लंका में पाई जाती है। भारत, चीन और लंका में पाई जाती है। इसको ब्रिक टी बोलते हैं, ब्रिक टी। ब्रिक टी से तात्पर्य यह है कि गट्टी चाय जो होती है, इसमें देखिए, इसमें पत्तियां हैं, इसमें पत्तियां हैं, लेकिन इसमें पत्तियां नहीं, इसमें क्या होते हैं? डंठल। इसमें क्या होते हैं? डंठल। जानते हो ना, जैसे ये मान लीजिए चाय की कोई पत्ती है इस तरीके की, ये चाय की पत्ती जिस पेड़ से जुड़ी होती है, तो ये वाला जो भाग है इसको डंठल कहते हैं। क्या है ये? डंठल। तो इसमें भी उसी तरीके का कलर होता है, उसी तरीके का स्वाद होता है। इन डंठलों को गट्टी चाय के नाम से जाना जाता है। अक्सर हमने देखा है, हम जो चाय लेके आते हैं उस चाय में डंठल आते हैं बहुत सारे। ठीक है, देखा होगा आपने, वही डंठल की बात हो रही है। इसको ब्रिक टी बोलते हैं। इसके बाद उलुंग चाय है। उलुंग चाय ये भी भारत के उत्तराखंड राज्य में खूब होती है। भारत, चीन, लंका। उलुंग चाय, ठीक है, ये कुछ किस्में हैं चाय की। उलुंग चाय। इसके बाद अगली है पराग्वे चाय। पराग्वे चाय पराग्वे और ब्राजील में मिलती है ज़्यादातर। ठीक है ना, ये वहीं पाई जाती है, हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन नहीं किया जाता। लिख लीजिए आप, पराग्वे चाय। ठीक है, पराग्वे चाय। तो ये चाय की किस्में हैं। क्या ये चाय की किस्में जो इम्पोर्टेंट है? ठीक है, कौन कौन सी है गुरुजी? काली चाय, हरी चाय, गट्टी चाय, उलुंग चाय और पराग्वे चाय। ठीक है, ग्रीन टी का नाम आपने सुन लिया होगा। इसके अलावा आपने ब्लैक टी का नाम सुन लिया होगा, दार्जिलिंग टी आपने सुनी होगी, आसाम टी आपने सुनी होगी। ये सारी टी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की टी भी होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में भी चाय का उत्पादन होता है भारत में, क्योंकि वो भी पहाड़ी राज्य है। इसके बाद हम चाय का उत्पादन देखते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना कौन कौन से राज्य में होता है। ठीक है, चाय के उत्पादन के भारत में 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है गुरुजी? 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र जो है वो है पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो है वो है दक्षिणी क्षेत्र, और एक तीसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आसाम है, बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आसाम, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है गुरुजी? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है।
ठीक है, ये भारत में चाय उत्पादन करने वाले 3 मुख्य क्षेत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत में चाय का उत्पादन। मिटा देता हूं इसको। भारत में चाय का उत्पादन कौन कौन से राज्य में होता है? सबसे पहले आप लिख लीजिए आसाम, नंबर 1 देश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादन नंबर 1 पर बना हुआ है। ये देश की लगभग 54% चाय का उत्पादन करता है। इस राज्य के 52% कृषि भूमि पर चाय का ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? 2 क्षेत्र है मुख्यतः, एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी, एक सुरमा घाटी, सुरमा नदी की घाटी। अब देखिए, यहाँ नाम तो नदियों का आ रहा है, लेकिन घाटी से तात्पर्य क्या है? ये नदी होती है, इस नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र नदी की घाटी कहलाता है। जहाँ जहाँ से दूसरी नदियाँ इसमें आ रही हैं वो नदी का बेसिन और नदी की घाटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो छोटे मोटे जो पहाड़ है उन पहाड़ों के ढालों पर, ठीक है, यानी कि जो क्षेत्र ऊपर से नीचे की, हमने बताया था आपको 4 किसको बोलते हैं? 4, इसी में बताया था मैंने आपको। 4 एक शब्द आया था जब हम अध्ययन कर रहे थे उत्तर के विशाल मैदान का। देखना आप पन्ने पलट के, 4 किसको बोलते हैं? 4 कहते हैं जो आपका बांगर क्षेत्र होता है और खादर क्षेत्र होता है। खादर नवीन जलोढ़ होती है, बांगर पुराने जलोढ़ होते हैं। तो बांगर चूंकि ऊंचे होते हैं, खादर नीचे होते हैं, तो बांगर और खादर के बीच में जो ढलान होती है उसको 4 कहते हैं। तो उसी प्रकार की ये यहाँ घाटी के क्षेत्र में भूमि होती है, वहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है, ढालों पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ जिले हैं, उन जिलों के नाम हम लिख लेंगे। लिख लीजिए आप। शिवसागर जिला, कछार जिला, लखीमपुर, नवगांव जिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं। और इसके अलावा गोलपाड़ा, कामरूप और सिलचर, ये भी लिख लीजिए आप। गोलपाड़ा, कामरूप और सिलचर, ये आसाम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जहां पर चाय का उत्पादन होता है। लिख लीजिए इसको, मिटा देता हूं इसको। चलिए, इसके बाद देखिए नंबर 2 पर बंगाल का नंबर आता है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखिए देश का 22% चाय उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक चाय प्रसिद्ध है, यहाँ की कौन सी है? दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी विश्व प्रसिद्ध चाय है। ठीक है, ये विदेशों में बहुत भारी मात्रा में निर्यात की जाती है और बहुत अच्छा पैसा कमाती है। फेमस है अपनी सुगंध, महक और स्वाद के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए देश में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर कुछ जिले हैं जिनमें दार्जिलिंग के अलावा पुरुलिया जिला है, जलपाईगुड़ी जिला है। इसके अलावा एक जिला और है, उसको लिखिए आप कूच बिहार। ये यहाँ पर चाय उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देख लेते हैं हम, तो आता है तमिलनाडु का नंबर। देश में तमिलनाडु तीसरा सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ पर देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में पहाड़ी ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उनके पहाड़ी ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र है गुरुजी? लिख लीजिए। नीलगिरी है, अन्नामलाई है, मदुरई है,
चेन्नई नहीं है इसमें, कोयम्बटूर है, और इसके अलावा एक और लिख लीजिए आप, कन्याकुमारी। यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है क्योंकि जलवायु सबसे अनुकूल पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। फिर इसके बाद अगले एक दो राज्य और हैं, उनको भी देख लेते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको। केरल है अगला। केरल में कोट्टायम, त्रिचूर, पालघाट, त्रिचूर, कोट्टायम, पालघाट, और इसके अलावा त्रिवेंद्रम, मालाबार, इन क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती है कुछ, उन पहाड़ियों में यहाँ पर चाय की कृषि कर ली जाती है। इसके बाद अगला जो देखते हैं हम वो है कर्नाटक। कर्नाटक में कुर्ग जिला है, शिमोगा है, इसके अलावा मैसूर है, हासन, इन जिलों में चाय की खेती की जाती है। फिर इसके बाद उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड में देखिए बहुत फेमस जिला है उत्तराखंड, जिसमें देहरादून है, यहाँ बेहतरीन किस्म की चाय होती है। देहरादून के अलावा अल्मोड़ा है और गढ़वाल है, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला होता है। कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा नाम सुना होगा आपने, कुल्लू जिला है। और एक जगह और है यहाँ पर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ पर चाय का उत्पादन पर्याप्त रूप में किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम नक्शे के माध्यम से भी समझ लेंगे। मिटा दो इसको, चलिए मिटा देता हूँ मैं। देखिए भारत चाय का निर्यात करता है यूरोपीय देशों को खास करके, ठीक है ना, जिनमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका भी है। यहाँ पर चाय का निर्यात भारत करता है। ठीक है, इन सभी जिलों को आप याद रख लेना। इसके बाद हम भारत के नक्शे में इसको दर्शा देंगे। भारत का नक्शा बना लीजिए आप, एक छोटा सा नक्शा बना लीजिए भारत का। ठीक है, अब इसमें देखिए हम दर्शाते हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आसाम की घाटी होगी, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल है। इस पूरे क्षेत्र में एक ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद दूसरा वाला जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु है, केरल है, और ये कर्नाटक का कुछ भाग यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा ये जो तीसरा क्षेत्र है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र कौन से हैं? चाय उत्पादक क्षेत्र भारत के। ठीक है, चाय। यहाँ इंडेक्स बना लिया आपने, यहाँ पर आपको लिख देना है N और यहाँ लिख देना है भारत में चाय उत्पादन का वितरण। ठीक है, ये आपका नक्शा द्वारा भी हमने इसको समझ लिया। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई फसल के साथ। तब तक आप सभी
स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने कामों में व्यस्त रहो।